अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर है बेटा, उर्दू मीडियम के लिए लेक्चर अपलोड कर दिया मैंने। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आने, तो लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी आने, यानी कि 4 आने और एक एमसीक्यू आना। 9 नंबर का पेपर आना है इस चैप्टर में से। तो छोटा सा चैप्टर है और पेपर काफ़ी जो है इसका वेट पेपर का यहाँ से बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि एक सेक्शन में 8 जो होते हैं वो सवाल होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। तो 4 तो इस चैप्टर में से आ जाने हैं। तो इस चैप्टर को किसी लिहाज से आपने इसका एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना। इसलिए मैं इसकी अलग से उर्दू इंग्लिश मीडियम वीडियोस बना रहा हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल वाले लेक्चर में मैंने ये ब्रीथिंग का, गैसियस एक्सचेंज का, सेलुलर रेस्पिरेशन का फ़र्क बताया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। आप यहाँ पे मेरे इसके जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वो लाजमी सुनिएगा। उर्दू इंग्लिश मीडियम में अलग से अपलोड है, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से करना। उसके अलावा बेटा जी, मैंने यहाँ पे जो क्विज़ है वो मैंने अपलोड किया है। यहाँ पे आप चैनल पे जाएंगे मेरे पे, तो वहाँ पे पोस्ट सेक्शन में आपको इस टॉपिक का क्विज़ भी मिल जाएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। जो ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चन है मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि वो किस तरह आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और वो आपको किस तरह आपने उनके जवाब देने हैं। देखिए बेटा जी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम इंसान के सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आर्गन सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें मुख्तलिफ आर्गन आते हैं जो कि आपको सांस लेने में, गैसों का तबादला करने में मदद करते हैं, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। तो ये सांस लेने और गैसियस एक्सचेंज में हमें मदद करता है। तो ये लेक्चर मौजूद है, 10 मिनट की वीडियो। पिछला लेक्चर आप लाजमी सुनेगा, मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया है इसको अच्छे तरीके से। तो इसके 2 मेजर पार्ट्स हैं। एक एयर पैसेज वे है, यानी कि हवा का रास्ता जहां से हवा ने बेटा जी गुजर के जाना है, और दूसरा क्या है, लंग्स हैं, यानी कि फेफड़े, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं। एयर पैसेज वे में हम पढ़ेंगे कि हवा किस रास्ते से गुजर कर जाती है फेफड़ों तक, और फिर किस रास्ते से वापस आती, किस तरह वापस आती है वो, ठीक है। और फेफड़े, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एयर पैसेज वे पढ़ेंगे। वैसे तो अगर एयर पैसेज वे होता, लॉन्ग आना होता है इस चैप्टर में से, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन 2027 में आपको पता है कि आपको सिर्फ इसमें से शॉर्ट आने हैं, तो आपने इसको शॉर्ट के तौर पर करना है। तो एयर पैसेज वे की सबसे पहले डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एयर पैसेज वे की क्या डेफिनेशन है, यहाँ से आपने लिखनी है। व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी इट पासिस थ्रू कनेक्टेड tubes to reach the lungs. After gaseous exchange, air moves from the lungs to the outside through the same connected tubes. These connected tubes are collectively called air passageway. तो ये air passageway की definition है कि एक कनेक्टेड ट्यूब्स के जरिए जो है एयर वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, ठीक है। वहां पे गैसों का तबादला करवाती है, और दोबारा फेफड़ों के जरिए हमारे जिस्म से बाहर इन्हीं कनेक्टेड ट्यूब के जरिए, यानी कि जिस रास्ते से हवा आ जाती है अंदर, उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो इन कनेक्टेड ट्यूब्स के हम जाल को हम क्या कहते हैं, एयर पैसेजवे। तो ये एयर पैसेजवे की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो आगे मैं आपको थियरी पढ़ाने से पहले यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली बता दूं थोड़ा सा एयर पैसेजवे कि एयर पैसेजवे क्या है, ताकि आपको बाद में, थ्योरी तो हम 2-4 मिनट में ही पढ़ लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये आपसे सवाल पूछा जाएगा और किस तरह आपने इसका जवाब देना है। तो बेटा ये सवाल आपको इस तरह आएगा, डिस्क्राइब द एयर पैसेज वे फ्रॉम नोस्टल्स टू और फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्व्यूलाई। ये देखें यहाँ पे एल्व्यूलाई, ठीक है, यानी कि यहाँ तक जो है एल्व्यूलाई तक आपने जो है वो हवा का रास्ता बयान करना है। तो जो हवा का रास्ता है बेटा किस तरह ये जाती है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जो सबसे पहला पार्ट होगा हवा के रास्ते का, वो हो गया आपके नाक के नथने। तो ये पहला हिस्सा है, ठीक है ना। तो आपने इसको तरतीबवाइज लिखना है। थ्योरी चाहे ना लिखिएगा, आप सिर्फ इनके नाम लिख देंगे ना जितने वो पूछेगा, कि नोस्ट्रल से लेकर या नेजल कैविटी से लेकर एल्व्यूलाई तक हवा का रास्ता बयान करें, तो आपने बस इनके नाम लिख देने और आपको नंबर जो है वो 2 पूरे मिल जाने। तो सबसे पहले हवा नोस्ट्रल्स में दाखिल होगी। ये जो हमारे नाक के 2 नथने हैं ना बेटा, यहाँ पे दाखिल होगी। ये जो तीर जा रहा है ग्रीन कलर का, ये बता रहा है। तो यहाँ से फिर उसके बाद बेटा ये यहाँ पे नेजल कैविटी है। कैविटी मतलब किसी भी खला को बोलते हैं। तो ये जो हमारे नाक के जो नथने हैं, इनके अंदर जो खला है, इनको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो है बेटा ये नाक के नथनों में दाखिल होगी हवा। तो ये दूसरा, ये सीक्वेंस वाइज। अच्छा बेटा, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस क्या है। मैंने ये क्यूज अपलोड किया है, पोस्ट सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो वो आपको पता बना बनाया मिल जाएगा कि वो किस तरह पूछता है बोर्ड में कि जो हवा के रास्ते की जो सही तरतीब है वो बयान करें ना।
तो ये देखें ना, अभी ब्राउन काई में तो नहीं ना हवा आ जाएगी, पहले पहले ये तरतीब यही है कि जिस तरह एक तरतीब थी डाइजेस्टिव सिस्टम की कि पहले ओरल कैविटी में जाती थी, फिर फूड पाइप में, फिर मैदे में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में, इसी तरह ये हवा का भी एक खास रास्ता है तरतीब वाइज। तो नोस्ट्रल में, फिर नेजल कैविटी में, तीसरे नंबर पे बेटा जाएगी फेरेंक्स में। तीसरे नंबर पे हवा आ जाएगी फेरेंक्स में। आपको पता है कि फेरेंक्स हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव और सिस्टम वाले चैप्टर में पहले में, कि ये फेरेंक्स है, यहाँ पे खुराक ने भी होकर गुजरना है और हवा ने भी, लेकिन ये यहाँ से ये ग्लोटस और एपिग्लोटस हैं, ये काम करवाते हैं कि ये हवा को हवा का रास्ता बंद कर देते हैं और फूड पाइप को क्या कर देते हैं, यानी कि खोल देते हैं फूड पाइप की तरफ। यानी कि ये कंट्रोल करते हैं कि जो फूड है और फूड को फूड पाइप की तरफ भेजना है, और ये जो हवा है उसको ट्रेकिया की तरफ यानी कि विंड पाइप की तरफ भेजना है। उसके बाद बेटा चौथे नंबर पे आएगी हवा लेरिंक्स में, लेरिंक्स का रास्ता है, ठीक है, लेरिंक्स में। और उसके बाद बेटा पांचवें नंबर पे ट्रेकिया आ जाएगा, ये इसको हम विंड पाइप बोलेंगे, ये वाला ट्रेकिया, ठीक है। और उसके बाद बेटा ट्रेकिया से मजीद ये जो एक पाइप आ रहा था हवा का ट्रेकिया, ये दो में तकसीम हो जाएगी, एक इस फेफड़े में चली जाएगी, एक इस फेफड़े में चली जाएगी, इनको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। ये दो हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसलिए हम इनको ब्रोंकाई बोलेंगे। अगर मैंने इसको अकेले को बोलना हो तो इसको मैं ब्रोंकस बोलूंगा, इसको अकेले को बोलना होगा तो इसको भी ब्रोंकस बोलूंगा। अगर दो हैं तो सिंगुलर हैं जो वो ब्रोंकस है, और जो प्लूरल हैं दो होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो उनको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। उसके बाद ये वाले बेटा जी, ये जो दो में तकसीम हुई थी, अब ये मजीद ये देखें आप, हजारों लाखों शाखों में ये तकसीम हो रहा है, इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। और ब्रोंक्यूल्स का जहाँ पे खात्मा होगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो थैली नुमा साख्तों की सूरत में होगा। अब इसी थैली को ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है एक पोच यानी कि थैली की सूरत में, इसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। तो छठे नंबर पे बेटा जी ये ब्रोंकाई में जाएगी, सातवें पे ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, और आठवें नंबर पे एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई वो मकाम है बेटा जहाँ पे गैसों का तबादला होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि गैसों का तबादला कहाँ होता है, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में या एल्वियोलाई में। तो सबसे एंड पे जहाँ पे एल्वियोलाई है वहां पे क्या होगा, गैसों का तबादला होगा, ठीक है। तो ये है हवा का रास्ता। आपसे जो भी स्टेप एमसीक्यूज में आ जाए तो सही स्टेप्स की निशानदेही करनी है तरतीब वाइज जिस तरह मैंने लगाया है, और अगर आपको शॉर्ट में आ जाए तो आपने ये 8 स्टेप्स के नाम लिखने हैं, ठीक है जी। चले अब हम इसकी जल्दी से जो है वो थ्योरी पढ़ लेते हैं। नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी, तो ये जो पहला पार्ट है जहाँ पे ये दाखिल होगी बेटा जी, ये क्या है, हमारी नोस्ट्रल्स हैं, ठीक है। ये जो दो नाक के नथने होते हैं। द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ 2 नैरो कैविटीज बिटवीन नोस्ट्रल्स एंड फेरेंक्स, ठीक है। नोस्ट्रल्स और फेरेंक्स के दरमियान ये आपको पता है कि ये हमारे नेजल कैविटी मौजूद होती है, ठीक है, ये वाली। अच्छा, एयर इंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नोस्ट्रल्स, तो एयर जो है इस नेजल कैविटी में दाखिल होगी इन नोस्ट्रल्स के जरिए, इन नोस्ट्रल्स के जरिए, ठीक है, नथनों के जरिए। अच्छा, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेजल कैविटी में मौजूद हेयर्स का, फाइन हेयर्स का और म्यूकस का क्या काम है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि what do the role which role is played by fine hairs and mucus in the nasal cavity, ठीक है। तो जो फाइन हेयर्स हैं वो क्या करेंगे, फाइन हेयर्स इन नेजल कैविटी फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो डस्ट के गर्द के पार्टिकल होंगे, ठीक है, धुआं वगैरह होगा या इस तरह की मट्टी गर्द होगी, जो उनको जो इनकमिंग एयर है उनको ये क्या कर लेंगे, उनको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, उनको अपने शिकंजे में ले लेंगे, ये जो बाल होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से ये जो है नाक में ये बाल मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेजल कैविटी में हमारी में म्यूकस होता है, ठीक है, एक पानी की तरह का जो माया होता है थोड़ा सा गाढ़ा, वो क्या होता है, ऑन दी वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी ट्रैप स्मॉल डस्ट पार्टिकल। तो ये छोटे जो हैं डस्ट पार्टिकल हैं उनको ट्रैप करेगा, पहला काम। दूसरा काम म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस आल्सो वार्म्स द एयर एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो म्यूकस जो दूसरा काम करेगा, वो जो एयर है बेटा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है नाक के रास्ते, उसको क्या करेगा, उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देगा। इसका क्या मतलब है, देखें बच्चे, बाहर का भी टेम्परेचर होता है 45 पे गर्मियों में, और सर्दियों में हो जाता है 0 पे भी जाता है, माइनस पे भी जाता है, लेकिन इंसान का जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो हमेशा 37 पे ही रहता है, यानी कि 37 सेल्सियस पे, 37 सेंटीग्रेड पर। तो ये जो म्यूकस है ये वो 37 के
लगभग उसके बराबर जो हवा आ रही है बाहर से, हवा चाहे ठंडी आ रही है चाहे गर्म आ रही है, फेफड़ों को उसने जो टेम्परेचर है वो 37 के करीब करके प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमारे जिस्म के एंजाइम है वो 37 पे काम करते हैं। तो ये किसका काम है? म्यूकस का और फाइन हेयर्स का। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हवा दाखिल हो गई है फेरेंक्स में, ठीक है। फेरेंक्स हमने पढ़ा था, फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेजवे। कॉमन पैसेजवे का मुराद है कि एक ही रास्ता, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है फूड, यानी कि हमारे यहाँ पे ये जो फेरेंक्स मौजूद है, ये जो गले का इलाका है बेटा, यहाँ तक फूड ने भी आना है बेटा जी। ये देखें इसी से रास्ता निकल रहा है फूड पाइप की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी से रास्ता निकल रहा है विंड पाइप यानी ट्रेकिया की तरफ, हवा वाली नाली की तरफ। इसका मतलब क्या है? फेरेंक्स एक कॉमन पास पैसेज वे है जिसमें से फूड और जो एयर है वो यहाँ से होकर जाते हैं, यानी कि फेरेंक्स, ठीक है, इसको सलामी करके जाते हैं ये सारे, ठीक है, जो भी यहाँ से गुजरता है इनको सलाम ठोक के जाता है, ठीक है। तो फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर द फूड टू एसोफेगस एंड फॉर एयर टू लेरिंक्स, यानी कि इसी रास्ते से होकर जो फूड है उसने एसोफेगस यानी कि फूड पाइप की तरफ जाना है, और एयर है बेटा उसने लेरिंक्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये एक मुश्तरका रास्ता है। नेजल कैविटी, अब फेरेंक्स क्या काम करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। फेरेंक्स क्या है इसका फेल बयान करें, या व्हाट इज फेरेंक्स डिस्क्राइब्स इट्स फंक्शन। तो फेरेंक्स की ये आपने तारीफ लिखनी है बेटा जी, और यहाँ पे इसका मैं फंक्शन बता देता हूँ। नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरेंक्स। अब जो नेजल कैविटी है बेटा जी वो फेरेंक्स में ओपन हो जानी है, ठीक है, यानी कि ये जो नेजल कैविटी है इसने बाद में जाकर कहाँ खुलना है, ये देखें यहाँ पे फेरेंक्स में खुलना है। ये नेजल कैविटी थी, ये यहाँ से आई और यहाँ इसमें इसने यहाँ पे आके इसका रास्ता बनता है, ठीक है। अच्छा, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स के फ्लोर पे क्या है? देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटस। तो फेरेंक्स का जो फर्श है बेटा, फ्लोर है, वहां पे एक ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये देखें बेटा, ये यहाँ पे ये फेरेंक्स के नीचे देखें, इसका जो फर्श है नीचे इस पे ओपनिंग है जिसको हम ग्लोटस बोलते हैं, ठीक है। और ग्लोटस के ऊपर ये आप देख रहे हैं ना जो ये वाला लाल रंग का, ठीक है, ये एक बच्चे पर्दा होता है, फ्लैप होता है टिश्यूज का जो कि ग्लोटस के ऊपर है, इसलिए हम इसको एपीग्लोटस बोलते हैं। एपी का मतलब ऊपर, ग्लोटस मतलब ग्लोटस के, यानी कि ये वाली जो ग्लोटस है इसके ऊपर जो ये वाला पर्दा है उसको हम एपीग्लोटस बोलते हैं। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो चीज जो पर्दा ग्लोटस के ऊपर है उसको हम एपीग्लोटस बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा? द ग्लोटस, अच्छा, द ग्लोटस इज गार्डेड बाय फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटस। तो ग्लोटस की हिफाजत कौन करता है? एपिग्लोटस। अब ये फंक्शन क्या करता है? इट प्रिवेंट्स फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप एंड लंग्स। तो ये क्या करेगा? जो फूड होगी और लिक्विड होगा उसको जो विंड पाइप की तरफ जाने से रोकेगा, ठीक है, फेफड़ों की तरफ, और विंड पाइप यानी हवा वाली नाली ट्रेकिया की तरफ जाने से रोकेगा, और उसको किस तरफ भेजेगा? फूड पाइप को, और फूड को फूड पाइप की तरफ यानी एसोफेगस की तरफ भेजेगा। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, एसोफेगस की तरफ भेजेगा और फेफड़ों की तरफ जो खुराक है उसका नवाला उसको जाने से रोकेगा, ठीक है ना। तो ये किसका काम है? ये एपिग्लोटस का काम है, ठीक है। तो ये फेरेंक्स के अंदर आता है, फेरेंक्स का फंक्शन, ठीक है, और एपिग्लोटस का फंक्शन, और ग्लोटस क्या है, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके बाद बेटा जी हवा चलेगी लेरिंक्स में, ठीक है, हवा किस में चलेगी? उसके बाद है एक स्ट्रक्चर लेरिंक्स, ये चौथे नंबर पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये जो लेरिंक्स है बेटा, ये समझ लें कि ये जो जहाँ पे ट्रेकिया का स्टार्ट होना है ना, फूड अपना लंग उसका फूड पाइप्स का, सॉरी विंड पाइप का जहाँ पे स्टार्ट होना है हवा वाली नाली का, ट्रेकिया जिसको हम बोलते हैं, ये वहां पे मौजूद है लेरिंक्स, ठीक है। तो ये एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या काम करता है? इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि आवाज पैदा करता है, ठीक है ना। तो इट इज अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया, फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान है, यानी कि ये जो ट्रेकिया यहाँ पे शुरू होना है और ये जो फेरेंक्स है यहाँ, और यहाँ इसके दरमियान के वाला स्ट्रक्चर हम इसको क्या बोलते हैं? लेरिंक्स बोलते हैं। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यू था बड़ा इंपॉर्टेंट कि लेरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो लेरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। तो इसमें क्या होता है कि टू फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर अटैच टू द इनर वॉल्स ऑफ लेरिंक्स। तो लेरिंक्स में क्या होता है कि फाइब्रस बैंड के जो होते हैं वो रेशेदार पट्टियां होती हैं बेटा, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड, वोकल से मुराद है आवाज, कॉर्ड्स मतलब रस्सियां या रेशे, यानी कि आवाज पैदा करने वाली रस्सियां मौजूद होती हैं। अब इनसे आवाज कैसे पैदा होती है वो यहां पे लिखा गया है।
ये सवाल आपको आएगा इस तरह कि हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो वॉइस किस तरह प्रोड्यूस होती है, या फिर हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस्ड, तो किस तरह प्रोड्यूस होगी। द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स होंगे, ये वाइब्रेट करेंगे, इर्ताश करेंगे। एंड द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, और हमारे जो लिप्स हैं उनकी मूवमेंट से, चीक्स जो हमारे गाल हैं उनकी मूवमेंट से, टंग हमारी जुबान की मूवमेंट से, एंड जॉज हमारे जबड़ों की मूवमेंट से प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन स्पीच, जिसके नतीजे में हमारी स्पीच बनेगी, आवाज बनेगी। देखें बेटा, आपको पता है कि अकेले वोकल कॉर्ड्स ही नहीं पैदा करेंगे आवाज को। आपने अगर नाज़रा कुरान पढ़ा हो या इस तरह आपने कोई भी तजवीद वगैरह पढ़ी हो, तो आपको पता है कि जबान को दांतों की एक खास पोजीशन पे लगाएं तो एक खास लफ्ज बनता है, ठीक है। और लिप्स जब मिलते हैं तो एक खास लफ्ज बनता है, लिप्स जब खुलते हैं तो खास लफ्ज बनता है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या है, आवाज पैदा करती हैं। यानी कि एक तो वोकल कार्ड्स हैं, इनकी वाइब्रेशन होती है इनमें, ठीक है, और लिप्स की मूवमेंट होती है, गाल की मूवमेंट होती है, टंग्स की और जॉस की मूवमेंट होती है, तो फिर आवाज बनती है। तो ये लेरेंस का फंक्शन है। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, तो इनकी जो वाइब्रेशन है उससे क्या बनता है, साउंड बनता है। अच्छा बच्चे, हम हवा का रास्ता पढ़ रहे हैं, एयर पैसेज वे पढ़ रहे हैं, तो ट्रेकिया एंड ब्रोनकाई। अब देखें बच्चे, इस लेक्चर में हमने सिर्फ एयर पैसेज वे ही पढ़ना है, ठीक है। जो अगला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टू पार्ट्स हैं उनमें से हमने सिर्फ एक हिस्सा पढ़ना है, एयर पैसेज वे, ठीक है। अब ये देखें बेटा जी, यहाँ पे हवा आ गई है अब ट्रेकिया में और ब्रोनकाई में। ये देखें बेटा जी, ये ट्रेकिया है, ठीक है। ये वाली जो है आ रही है, ये क्या है, ये ट्रेकिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेकिया है, ठीक है। तो ये सारी ट्रेकिया है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। तो ट्रेकिया और ब्रोनकाई, ट्रेकिया इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इज आर, ये अब एमसीक्यू पूछा जाता है कि ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, और आइसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। जो फूड पाइप है उसको हम एसोफेगस बोलते हैं। चैप्टर 1 का एमसीक्यू है वो। इज अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अटैच्ड विद लेरिंग्स। तो ये इसका ये एमसीक्यू है कि इसका जो है साइज कितना होता है। तो जो ट्रेकिया का जो साइज है बेटा, की लंबाई है, लेंथ है, वो क्या है, 12 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। और ये लेरिंग्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। लेरिंग्स यानी कि जो आपका वॉइस बॉक्स है ये उसके साथ अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेरिंग्स है और साथ अटैच किया है ट्रेकिया, ठीक है। इट एंड्स इन टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोनकाई, सिंगुलर, ब्रोंकस। तो ये यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक एक ट्रेकिया आ रही है, तो यहाँ पे इसने दो में तकसीम हो जाना है। ये इस फेफड़े की तरफ चल जाएगी, इस फेफड़े की तरफ चली जाएगी। तो मैंने आगे आपको बताया है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे ब्रोंकाई, ठीक है। अगर एक होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे। अगर इसको बोलेंगे तो ब्रोंकस बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे तो ब्रोंकस बोलेंगे। दोनों को बोलेंगे तो ब्रोंकाई यानी कि जमा। सिंगुलर होगी, एक होगी तो ब्रोंकस बोलेंगे, दो होगी तो ब्रोंकाई बोलेंगे। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड, तो हर ब्रोंकस अपने अपने साइड वाला जो है फेफड़ा उसकी तरफ जा रही है। द इनर वॉल्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइंड विद म्यूकस एंड सीलिया। अब देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रोंकाई में और ट्रेकिया में जो सीलिया है और म्यूकस है वो क्या काम करते हैं। हमने म्यूकस का रोल उसमें पढ़ा है, यहाँ पे भी तकरीबन वही रोल प्ले करता है जो कि नेजल कैविटी में म्यूकस करता था। द इनर वॉल्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइंड विद म्यूकस एंड सीलिया। म्यूकस ट्रैप्स फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया को और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं बेटा उनको ट्रैप करेगा म्यूकस। सीलिया क्या काम करेगा, मूव दीज पार्टिकल्स एंड म्यूकस अपवर्ड्स टू दी फेरिंग्स। तो म्यूकस इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा, जो डस्ट के पार्टिकल आएंगे और बैक्टीरिया वगैरह। सीलिया क्या करेंगे, अपनी खास किस्म की हरकत करके दोबारा ऊपर फेरेंस की तरफ इनको पुश कर देंगे, क्योंकि ये एक बालनुमा साख्ती होती है सीलिया, ठीक है। और ये इस तरह फंक्शन करके उनको बैक भेज देंगे ताकि फेफड़ों में वो ना जाए। इन द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की वॉल्स सी शेप्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट। तो ये जो ट्रेकिया की वाल्व है यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज होता है, ठीक है। कार्टिलेज आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। शॉक अब्जॉर्बेंट है, जिस तरह गाड़ी के शॉक होते हैं इस तरह ये हमारा कार्टिलेज काम करता है, जॉइंट्स में वो मौजूद होता है। आपके ये जो कान की लोब्स हैं ये भी कार्टिलेज की बनी होती हैं। तो ये इस तरह के सी टाइप ये घेरे आपको ये वाले नजर आ रहे हैं। तो ये सी टाइप कार्टिलेज यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। वाइल द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई हैव प्लेट लाइक कार्टिलेज। और ये जो ब्रोंकाई की वॉल्स होती हैं इनमें
क्या होता है, प्लेट लाइक कार्टिलेज। तो जो ट्रेकिया है उसमें सी शेप कार्टिलेज है और जो ब्रोंकाई की दीवारें हैं उनमें प्लेट लाइक कार्टिलेज है। क्या काम करते हैं, फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। दीज कार्टिलेजेस प्रिवेंट, ये बचाते हैं ट्रेकिया को एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को फ्रॉम कोलैप्सिंग, सुकड़ने से, इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम। अगर इनमें हवा होगी फिर तो ये नहीं सुकड़ेंगे, लेकिन अगर हवा नहीं होगी तो फिर भी नहीं सुकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि कार्टिलेज मौजूद है, ठीक है। तो ये फंक्शन किसका है, सी शेप कार्टिलेज का है और ब्रोंकाई में प्लेट लाइक कार्टिलेज का है, ठीक है बेटा जी। आगे हवा का रास्ता अगले कौन सा है, वो है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। देखिए बच्चे उन्होंने यहाँ पे 5 नंबर पे लिखा हुआ है, तो मैंने उसको ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने नथनों को भी 1 नंबर दे दिया है और उसके बाद नेजल कैविटी दूसरा रास्ता। आप डिटेल से इस तरह, जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह भी लिखेंगे ना, तो आपको नंबर और ज्यादा इंपैक्ट अच्छा पड़ता है कि बच्चे को आपने तरतीब से लिखना है, तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। ये ना हो कि हवा को पहले रास्ता लिखें, पहले ब्रोंकाई में डाल दें हवा, उसने पूछना है कि तरतीब से लिखें रास्ता, ठीक है। तो आपने तरतीब से लिखना है। लास्ट पार्ट हमारा ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। देखें बेटा जी, यहाँ पे जो है हर एक ब्रोंकाई थी, ये मजीद छोटी छोटी जो है वो साख्तों में तकसीम हो गई। इनसाइड लंग्स बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रोंक्यूल्स की डेफिनेशन है, ठीक है। As the branching continues, the amount of cartilage in the walls decreases। ठीक है, जैसे जैसे ये तकसीम करेंगी इनका जो कार्टिलेज है वो खत्म होता जाएगा। देखें बेटा, ट्रेकिया में कार्टिलेज था, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज था, लेकिन जैसे जैसे ये मजीद ब्रोंक्यूल्स में तकसीम होती जा रही हैं, यहाँ पे इनके ऊपर आप देख सकते हैं ये सी शक्ल के सी शेप के जो घेरे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मजीद ब्रोंक्यूल्स में ये तकसीम होता जाएगा तो ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कोई कार्टिलेज मौजूद आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो कार्टिलेज इज एब्सेंट इन दी स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स, तो जो छोटी ब्रोंक्यूल्स होंगी वहां पे कार्टिलेज मौजूद नहीं होगा। ईच ब्रोंक्यूल्स एंड एट द एल्वियोलर डक्ट, तो जो हर ब्रोंक्यूल है वो एक एल्वियोलर डक्ट के ऊपर जाकर एंड होती है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इनकी एंडिंग है, ठीक है। जहां पे ये एंडिंग है ये एल्वियोलर डक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस एल्वियोलर डक्ट को ये यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, जिसमें एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, जिसमें कैपिलरीज मौजूद होती हैं, वेन्यूल मौजूद होती हैं, आर्ट्रियूल मौजूद होती हैं। तो ये एल्वियोलर डक्ट का स्ट्रक्चर है, ये आपको आना चाहिए, ये आपने ड्रा भी करना है, ठीक है, कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई की साख्त बयान करें। तो इसमें क्या है, एल्वियोलाई में कैपिलरीज, देखें बच्चे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, आर्टरीज होती हैं जो दिल से खून दूसरे टिश्यूज को या दूसरे आर्गन्स को पहुंचाती हैं, वेन्स होती हैं जो दूसरे आर्गन से दिल की तरफ खून लेकर जाती हैं, और कैपिलरीज होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान काम करती हैं। तो इनको आर्ट्रियूल्स क्यों बोलना है, वेन्यूल्स क्यों बोलना है, क्योंकि बेटा वेन्स थी वो तकसीम दर तकसीम होकर उन्होंने छोटी छोटी वेन्स बना ली, उनको हमने वेन्यूल बोला। जो आर्टरीज थी उन्होंने छोटी छोटी तकसीम होकर छोटी छोटी आर्टरीज बना दी, जिनको हमने आर्ट्रियोल बोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैसों का तबादला। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे एल्वियोलाई पे होगा, जहाँ पे जो ऑक्सीजन थी हमने सांस के लिए अंदर लेकर गए थे सांस के जरिए, वो ऑक्सीजन इनको दे दी जाएगी इन कैपिलरीज के जरिए, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान फजूल प्रोडक्ट थी जो बनकर आई थी, उसको वापस जो दोबारा है इनको दे दिया जाएगा, और ये दोबारा फेफड़ों के जरिए बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, ठीक है, सांस के जरिए। तो ये गैसों का तबादला हो जाएगा। तो हम किसके बारे में, एल्वियोलर डक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने बता दिया कि दिस डक्ट्स ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पोचेस, तो ये पोचेस में खुलती है, ठीक है, थैलियों में खुलती है। दिस थिन वॉल्ड पोचेस आर कॉल्ड एल्वियोलाई, तो इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई क्या है कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये जहां पे जाके खुलती हैं पोचेस में, उन पोचेस को हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, मैंने अभी आपको बताया। व्हेन एयर रीचेस एल्वियोलाई, एयर जब एल्वियोलाई पे पहुंचेगी तो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द एयर इनटू ब्लड, तो जो हम ऑक्सीजन लेकर आए थे वो खून में शामिल हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है खुराक की ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान, जो हमने कल सेलुलर रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, तो वो क्या है, वो ब्लड से पास आउट कर जाएगी और एयर में वो हो जाएगी शामिल, और एयर को हम सांस के जरिए बाहर निकाल देंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, ठीक है। तो ये था हवा का रास्ता, ठीक है। जो हमारे सीना है बच्चा, उसकी जो है जो चेस्ट वाल है उसकी जो
12 पेयर्स ऑफ रिब्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और इन रिब मसल को हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज है। ये बोर्ड वाले का समझ ले कि फेवरेट है, बट ये छोटा सा चैप्टर है, 3-4 टॉपिक है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। शॉर्ट आने हैं तो शॉर्ट के लिहाज से आपने अच्छे तरीके, 4 शॉर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं बचती अगर आप इस चैप्टर में से कुछ छोड़ते हैं। तो जो जो पसलियों के मसल हैं बटे, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर कोस्टल मसल्स। तो ये कितने जोड़े हैं, पसलियों के 12 जोड़े हैं, यानी कि आपके पास जो 24 पसलियाँ हैं, ठीक है। तो ये हमारे फेफड़ों की हिफाजत करते हैं और दिल वगैरह की। तो ये था बेटा हमारा हवा का रास्ता, ठीक है। नेजल कैविटी से लेकर या नोस्ट्रल से लेकर एल्वियोलाई तक हवा का रास्ता बयान करें। तो ये आपने इस तरह इनके नाम लिख देने हैं शॉर्ट के तौर पर, बाकी शॉर्ट जो मैंने आपको लहदा बताए हैं हर स्टेज पे वो आपने करने हैं। तो बेटा ये आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लंग्स के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई मसला है, कोई सवाल है बेटा, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।